रिफॉर्मेशन मूवमेंट एंड काउंटर रिफॉर्मेशन मूवमेंट दोनों ही मुख्यतः यूरोपीय पुनर्जागरण की प्रक्रिया से जुड़ी हुई विचारधारा हैं। वास्तव में जिस पुनर्जागरण या रेनेसां की प्रक्रिया की शुरुआत यूरोप में इटली के फ्लोरेंस नगर से 14वीं शताब्दी में शुरू होती है और जिस प्रक्रिया ने यूरोपीय जनमानस में समाज में नए विचार, नए अवधारणा, नई पद्धतियाँ का प्रादुर्भाव किया, जिसने यूरोपीय ज्ञान विज्ञान, कला, साहित्य, संस्कृति आदि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नए मतांतर आदि के प्रादुर्भाव होने का, उसे प्रस्फुटित होने के लिए एक अनुकूल दशा दिया। उसी की अगली प्रक्रिया के रूप में हम धर्म सुधार आंदोलन को देख सकते हैं। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि जैसे हम कहते हैं कि पुनर्जागरण जो रेनेसां की अगली प्रक्रिया है वह प्रबोधन है, एज ऑफ इनलाइटनमेंट, जिसकी चर्चा हम पहले किए थे, वैसे ही धर्म सुधार आंदोलन जो है यह भी मुख्यतः पुनर्जागरण के फलस्वरूप ही आई हुई प्रक्रिया है, विचार है या कंसेप्ट है, संकल्पना है। इसीलिए यह भी मुख्यतः पुनर्जागरण के बाद की ही प्रक्रिया है। ऐसा माना जाता है कि यद्यपि यह कहा जाता है कि रेनेसां के लिए अनेक इतिहासकार मानते हैं कि इस शब्द का प्रयोग पहली बार इन्होंने किया या कोई मानते हैं दूसरे ने किया, लेकिन प्रायः स्वीकार किया जाता है कि सबसे पहले जो रेनेसां शब्द है इसे इतिहासकार या विद्वान बेबर ने अपने ग्रंथ प्रोटेस्टेंट इपिक्स में किया है। तो ऐसा माना जाता है कि रेनेसां शब्द जो पहली बार प्रयुक्त हुआ है वह वेबर ने प्रोटेस्टेंट इपिक्स में किया है। ठीक है, प्रोटेस्टेंट इपिक्स में अपने ग्रंथ में किया है। तो जो रेनेसां के फलस्वरूप मैंने चर्चा किया कि जो यूरोपीय ज्ञान विज्ञान और तकनीक का विकास हुआ, कला साहित्य संस्कृति में अनेक अपेक्षित सुधार हुए, नए विचार आए। इन विचारों के फलस्वरूप क्या हुआ, एक आधुनिक समाज की ओर, एक प्रगतिशील समाज की ओर, एक मानवतावादी पद्धति की ओर, मानव के अधिकारों के लिए यूरोपीय जनमानस में जो सजगता की प्रवृत्ति आई, जो एक अवेयरनेस की प्रवृत्ति आई, उसी प्रवृत्ति ने समतावादी समाज और मानव की स्वतंत्रता, समानता और ठीक है और मानव अधिकारों के लिए भी पहली बार चेतना का प्रचार प्रसार किया। और इसी पृष्ठभूमि में चूंकि तत्कालीन यूरोपीय इतिहास में चर्च की प्रभुसत्ता थी, चर्च की सुप्रीमेसी थी, चर्च के इर्द गिर्द ही पूरा शासन प्रशासन और सामाजिक व्यवस्था और जो सोशल कस्टम्स, सोशल ट्रेडिशंस और जो सोशल एलिमेंट्स हैं सभी उसी के पोरीफरी में पूरी तरह से उसी के आसपास इर्द गिर्द घूमते थे। तो ऐसी कंडीशन में हर चीज़ का सर्वे सर्वा जो सेंट्रल फिगर था, जो सेंट्रलाइज्ड पावर था, ठीक है, वह पूरी तरह से चर्च था। तो एक तरफ से पूरी तरह से जो चर्च के पास या चर्च के उन्मुख, ठीक है, जो प्रवृत्ति हुई, इस प्रवृत्ति के फलस्वरूप क्या हुआ, अनेक समाज में भ्रांतियाँ आ गई, समाज में अनेक अंधविश्वास का विकास हुआ, पूरा जो चर्च केंद्रित समाज हो गया। ठीक है, और जो चर्च शाही थी, जिसे कहते हैं पेप्सी का मतलब होता है चर्च शाही, मतलब चर्च का शासन प्रशासन, उसका प्रभाव, उसको बोलते हैं पेप्सी, PAPACY। पेप्सी मतलब होता है चर्च शाही। ठीक है, तो जो पेप्सी की अवधारणा थी, इस पेप्सी की अवधारणा का अब विरोध किया जाने लगा, क्योंकि जो भी थियोक्रेटिक सोसाइटी होगी, जो भी धर्म केंद्रित समाज होगा, उसमें धर्म का व्यापक प्रभाव होगा। और धर्म का जो प्रभाव अगर होगा ज़्यादा, तो निश्चित तौर से धर्म में या धर्म की आड़ में अनेक ऐसे विचार, ऐसी पद्धतियों का जन्म होता है जो कहीं न कहीं मानवतावादी पद्धतियों के लिए और मानव गरिमा और मानव स्वतंत्रता के लिए बाधक के रूप में कार्य करती हैं। तो यह माना गया कि यूरोपीय रेनेसां के समय मानवतावादी पक्षों पर जब जोर दिया गया, अनेक इतिहासकार हुए, विद्वान हुए, जिन्होंने मानवतावादी पक्षों पर बात किया। जैसे मैंने चर्चा किया था कि एरास्मस जिन्हें प्रिंस ऑफ ह्यूमैनिटीज़, इन्हें मुख्यतः मानवतावादियों का राजकुमार कहा जाता है।
जबकि पेट्रार्क को मानवतावादियों का राजा कहा जाता है। तो एरास्मस ने जो ग्रंथ लिखा द प्रेज ऑफ फॉली, ठीक है। तो कुल मिला के समझिएगा, मतलब चर्च के माध्यम से जो चर्च केंद्रित समाज हो गया, अब यह समाज में बहुत सारी अंधविश्वास, रूढ़िवादिता का विकास हो गया। चर्च अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया, सभी प्रकार की पद्धतियों पे चर्च ने अधिकार कर लिया। तो एक प्रकार से यूरोपीय जनमानस जो था वो पूरी तरह से चर्च केंद्रित हो गया और चर्च के अंतर्गत आ गया, और इस ऐसी पद्धति में सामाजिक समता प्रभावित होने लगा। इसीलिए कुछ बुद्धिजीवी अन्य लोगों ने मानवतावादी दृष्टिकोण से मानव अधिकारों की बात करते हुए, प्राकृतिक अधिकारों की बात करते हुए व्यक्ति के समतावादी समाज की स्थापना की बात करना शुरू कर दिया और मानव के अधिकारों के संरक्षण की बात करना शुरू कर दिया। तो ऐसी ही कंडीशन में एक नई विचारधारा के रूप में, एक नए आंदोलन के रूप में, एक ऐसे प्रचार प्रसार किया गया, ऐसे वैचारिक आंदोलन का विकास हुआ जो मानव की स्वतंत्रता की बात करने लगा, चर्च के अधिकारों के खिलाफ बात करने लगा, चर्च के खासकर उन अधिकारों के खिलाफ जो अधिकार मुख्यतः मानवतावादी तत्वों के विरुद्ध थे, ठीक है, जो एंटी ह्यूमनिस्ट थे। ऐसे विचारों के विरुद्ध में जो प्रक्रिया स्थापित हुई, ठीक है, तो एक प्रकार से समाज में सुधार की आवश्यकता महसूस होने लगी और इनके चर्च के अधिकारों और चर्च की जो पेप्सी थी उसके अधिकारों के विरोध के फलस्वरूप जो विचार आया, जो प्रक्रिया आई, जो वैचारिक आंदोलन की शुरुआत हुई, उसे हम कहते हैं धर्म सुधार आंदोलन। उसे हम कहते हैं धर्म सुधार आंदोलन। यह एक प्रकार से रिफॉर्मेशन मूवमेंट था। रिफॉर्मेशन मूवमेंट था, एक प्रकार का धर्मयुद्ध था, एक प्रकार का धर्मयुद्ध था। धर्मयुद्ध को बोलते हैं क्रूसेड। क्रूसेड का मतलब होता है धर्मयुद्ध, क्रूसेड, ठीक है। तो एक प्रकार का यह क्रूसेड था जो पेप्सी के विरुद्ध में किया गया। पेप्सी मतलब चर्चशाही के विरुद्ध में हुआ। अब समझिएगा, जो बेसिकली जो समझिएगा जो चर्च होते हैं, चर्च पूरे यूरोप में थे, चाहे वो जर्मन हो, चाहे वो आपका इंग्लैंड हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे पुर्तगाल हो, चाहे स्पेन हो, चाहे रोम हो। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चर्च को महत्ता प्राप्त थी वह कहाँ का चर्च था? वह रोमन चर्च था। रोमन चर्च को कहते थे हम, उसको कहते हैं मुख्यतः, उसका नाम है कैथोलिक। कैथोलिक का मतलब होता है, कैथोलिक एक टर्म है, क्योंकि आप अक्सर पढ़ते होंगे, बार बार कन्फ्यूज होते हैं कि कैथोलिक क्या है, प्रोटेस्टेंट क्या हैं, एंटी प्रोटेस्टेंट क्या हैं, काल्विनवादी क्या हैं, बैप्टिस्ट क्या हैं, ठीक है। तो बहुत सारी टर्मोलॉजी हैं जिस पे आप लगातार कन्फ्यूज होते हैं। तो समझिएगा कि जो रोम में प्रमुख चर्च था, चर्च उसे कहते थे कैथोलिक। तो कैथोलिक चर्च कहाँ है? रोम में है। तो और यह मूल चर्च है। तो मूल चर्च से संबंधित विचारधारा जो आई उसे हम कहते हैं कैथोलिक विचारधारा। कैथोलिक का मतलब होता है यूनिवर्सल, सार्वभौमिक। कैथोलिक का मतलब होता है यूनिवर्सल या सार्वभौमिक। तो यह रोमन चर्च को हम कहते हैं कैथोलिक। तो एक प्रकार समझिएगा ये हो गए कैथोलिक, ठीक है। तो कभी कभी आप सुनते हैं ना कैथोलिक रिफॉर्मेशन मूवमेंट। कैथोलिक रिफॉर्मेशन मूवमेंट किसे कहा जाए, तो अभी हम आगे आते हैं, आपको समझाते हैं। अब समझिएगा, जब चर्च के अधिकारों, उसकी पद्धतियों के खिलाफ विरोध शुरू हो गया। यह विरोध क्यों हुआ? क्योंकि चर्च ने समाज में पूरी तरह से अंधविश्वास फैला दिया। चर्च ने पूरी तरह से सत्ता पे अधिकार कर लिया। चर्च ने पूरी तरह से समाज को रूढ़िवादिता, कंजर्वेटिज्म में, पूरी तरह से समाज को एक प्रकार से परंपरागत ढांचे में बांध कर रख दिया। सामाजिक विकास की अवधारणा को अवरुद्ध कर दिया। समाज में संस्कारों के नाम पर चर्च के अंतर्गत एक पद्धति है जिसे कहते हैं संस्कार। संस्कार क्या है? जस्ट लाइक द कल्चर। संस्कार का मतलब है जैसे नाम संस्कार, जैसे आपका उसमें जो संस्कार हैं, मुख्यतः जो इसका विधान किया गया था, नाम संस्कार हो, चाहे पाप संस्कार हो, चाहे आपका एक प्रकार से परम प्रसाद संस्कार हो, मतलब संस्कारों के नाम पर भी आम जनता का लगातार शोषण किया जाने लगा। अगर कोई व्यक्ति कोई गलती किया है, उसका पश्चाताप करे, तो उसके लिए उसे संस्कार करना पड़ता था। उस संस्कारों के अंतर्गत क्या करता था? नाम रखने के लिए नाम संस्कार करता था। पापों से मुक्त करने के लिए, अपने को जो गिल्टी फीलिंग था उससे मुक्त करने के लिए वह पापमोचक पत्र खरीदता था, जिसे कहते हैं लेटर ऑफ इंडल्जेंस। जिसे कहते हैं लेटर ऑफ इंडल्जेंस। तो वह होता है आपका मुख्यतः, यह होते हैं क्षमा पत्र, लेटर ऑफ इंडल्जेंस या पापमोचक पत्र।
यह माना गया कि आपका चाहे जितना बड़ा दोष हो, जितना बड़ा दोष है उतनी बड़ी मात्रा में, जितना भी बड़ा आपके ऊपर अभियोग है या पाप है, उतनी बड़ी मात्रा में आप पापमोचक पत्र, लेटर ऑफ इंडल्जेंस को खरीद लीजिए, उसको चर्च को समर्पित कर दीजिए, आप उस पाप से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है। पापमोचक पत्रों की बिक्री कब शुरू हुई? याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पापमोचक पत्र जो चीज़ें कहते हैं लेटर ऑफ इंडल्जेंस, इसकी बिक्री सबसे पहले शुरू हुई थी लियो दसम के समय में। ठीक है। एक राजा थे, उनका नाम था लियो दसम। ठीक है। तो लियो दसम जो हैं उन्हीं के समय में पहली बार पापमोचक पत्र बिकने लगे। लियो दसम, ये जो लियो दसम हैं इनके समय से ही लेटर ऑफ इंडल्जेंस, जिसे कहते हैं क्षमा पत्र या पापमोचक पत्र, ठीक है, अब ये पत्र बिकने लगे। तो ऐसे कंडीशन में अब क्या किया गया कि चर्च पूरी तरह से इतना ज़्यादा साधन संपन्न हो गया, इतना ज़्यादा इनके पास पैसा और पावर हो गया, जैसे कि समझिएगा पूर्व मध्यकालीन भारत में जैसे कि आपका मठाधीशी व्यवस्था, सामंतवादी पद्धति हो गया। तो एक प्रकार से चर्च अब यह केवल आध्यात्मिक सत्ता का केंद्र न रहकर एक प्रकार से धार्मिक सत्ता का केंद्र बन गया, और साथ ही साथ, ठीक है, यह राजनीतिक सत्ता का केंद्र बन गया। तो दोनों सत्ता, मतलब एक प्रकार से राजनीतिक और आध्यात्मिक या राजनीतिक और धार्मिक दोनों सत्ता का इस पर सेंट्रलाइजेशन हो गया। इसीलिए हो गया पूरी तरह से यह थियोक्रेटिक। ठीक है, यहाँ पे एक प्रकार से यह थियोक्रेटिक सिस्टम हो गया, यह धर्म केंद्रित हो गया, धर्म केंद्रित रूल हो गया, शासन पद्धति हो गई, यह थियोक्रेटिक रूलिंग सिस्टम हो गया एक प्रकार से। ठीक है। तो यह पूरी तरह से व्यवस्था क्या था, यह धर्म केंद्रित, मतलब ऐसी व्यवस्था जिसमें धर्म हावी हो। तो चर्च के अंतर्गत पूरी सिस्टम क्या है, पूरी सिस्टम को कैप्चर्ड कर लिया गया, पूरी सिस्टम पे इम्पोजमेंट कर दिया गया, चर्च के विचारों को, उसकी भावनाओं को। ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या हुआ, आम जनता का लगातार शोषण होने लगा, आम जनता लगातार परेशान होने लगी। तो इसी प्रक्रिया में कुछ ऐसे प्रमुख व्यक्ति हुए जिन्होंने चर्च के अधिकारों के खिलाफ आंदोलन करना शुरू किया, क्रांति करना शुरू किया। क्रांति का मतलब होता है परिवर्तन या बदलाव, इसी का मतलब होता है इंकलाब। इंकलाब का मतलब भी होता है परिवर्तन या बदलाव। जिस शब्द का पहली बार प्रयोग, इंकलाब शब्द का पहली बार प्रयोग मोहम्मद इकबाल ने अपने ग्रंथ बंग-ए-दर्रा में किया है, जबकि राजनीतिक अवधारणा के रूप में इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह की देन है। ठीक है। तो क्रांति या इंकलाब दोनों का मतलब एक होता है परिवर्तन, और आंदोलन मूवमेंट का मतलब होता है किसी एक मुद्दे को लेकर अपने लक्ष्यों तक पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं मूवमेंट या आंदोलन। तो यहाँ पे हमारा क्या मूवमेंट था, चर्च के अधिकारों को सीमित करना, चर्च के अधिकारों को समाप्त करना, चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करना। तो चर्च के खिलाफ जो आंदोलन हुआ, जो लोग किए, वे कहलाए प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट मतलब आंदोलन करने वाले। ठीक है। तो चर्च के खिलाफ आंदोलन करने वालों को कहा गया प्रोटेस्टेंट, और इस आंदोलन को कहा गया प्रोटेस्टेंट मूवमेंट या प्रोटेस्टेंट आंदोलन। तो पहला आप टर्मिनोलॉजी समझिएगा, एक तो आपका हो गया प्रोटेस्टेंट, एक हो गया आपका प्रोटेस्टेंट क्या है। ठीक। अब दूसरा समझिएगा, तो प्रोटेस्टेंट आंदोलन मुख्यतः पेप्सी के खिलाफ, पेप्सी का मतलब हो गया आपका, पेप्सी का मतलब हुआ चर्चशाही, चर्च की जो पद्धति है उसके खिलाफ किया गया आंदोलन या विरोध की प्रक्रिया कहलाती है आपका प्रोटेस्टेंट आंदोलन। तो एक प्रकार से जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट है, जो सुधारवादी प्रक्रिया है, इसमें मुख्यतः चर्च के अधिकारों का विरोध किया गया। ठीक है। इसीलिए इस आंदोलन को हम प्रोटेस्टेंट आंदोलन कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी समझिएगा अभी। इसलिए क्योंकि जब मार्टिन लूथर किंग आए, ठीक है, मार्टिन लूथर किंग आए, और मार्टिन लूथर किंग से पहले भी कुछ लोग आए, पहले उनको समझते हैं फिर आप समझ जाएंगे इजी वे में। जो चर्च के खिलाफ प्रक्रिया की शुरुआत हुई, ठीक है, इस प्रक्रिया में सबसे पहले यूरोप के कई इतिहासकारों ने भाग लिया, कई विद्वानों ने भाग लिया, कई समाज सुधारकों ने भाग लिया। जैसे इसमें पहले आए आपके संत अगस्टाइन। कहा जाता है कि संत अगस्टाइन के मानवतावादी विचारों ने, इनके दार्शनिक विचारों ने एक प्रकार से इस धर्म सुधार आंदोलन को एक नैतिक और वैचारिक आधार दिया, एक दार्शनिक आधार दिया, इसको एक उन्होंने दृष्टिकोण दिया, और इस दृष्टिकोण के आधार पे
हम लोग इस पे मुख्यतः कार्य कर सकते हैं। तो एक दृष्टिकोण देने और दर्शन देने का जो मुख्य योगदान है आपका रिफॉर्मेशन मूवमेंट को, वह संत अगस्टाइन के विचारों में दिखता है। इसके अगले होते हैं जॉन वाइक्लिफ, जिनको द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है। इनके अनुयायियों को लोलार्ड्स कहा जाता है, लोलार्ड्स, इनके अनुयायियों को कहते हैं लोलार्ड्स। इसी तरह अगले हुए जॉन हस बोहेमिया। इसके अगले हुए इरास्मस। इरास्मस महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इनकी चर्चा हमने पहले भी किया था। इरास्मस विश्व इतिहास के महान मानवतावादी व्यक्ति हैं, जिन्होंने मानव के अधिकार, मानव के प्राकृतिक अधिकारों की बात किया, मानवीय अधिकारों को संरक्षण की बात किया, समतावादी समाज की बात किया। इसीलिए इरास्मस के योगदानों के कारण ही इन्हें मानवतावादियों का राजकुमार भी कहा जाता है। इरास्मस को मानवतावादियों का राजकुमार मतलब आपका प्रिंस ऑफ ह्यूमनिस्ट भी कहा जाता है। तो ये प्रिंस ऑफ ह्यूमनिस्ट हो गए। यह प्रथम व्यक्ति हैं इरास्मस जिन्होंने ब्लैक डेथ शब्द का प्रयोग किया था। जो 14वीं शताब्दी में यूरोप में प्लेग के कारण बहुत सारे लोग मर गए थे, लगभग 450 मिलियन लोग ख़त्म हो गए थे, तो उसे कहा जाता है ब्लैक डेथ, जो मुख्यतः प्लेग के कारण आया था। और यह क्वेश्चन यूजीसी पूछा था कि किसके कारण आया था और यह किस शताब्दी में आया है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है। तो यह आया है 14वीं शताब्दी में, 1348 से 50 के बीच में, और इसमें लगभग 450 मिलियन लोग ख़त्म हो गए। यह एक प्रकार का प्लेग था। ठीक है, तो इरास्मस ने पहली बार ब्लैक डेथ शब्द का प्रयोग किया। इरास्मस ने चर्च का व्यापक विरोध किया, चर्च में सुधार की बात किया, और चर्च के मूर्खता पर ही उन्होंने किताब बड़ी फेमस लिखी। उस किताब का नाम है द प्रेज ऑफ फॉली। द प्रेज ऑफ फॉली, द प्रेज ऑफ फॉली है, यह है मूर्खता की प्रशंसा। द प्रेज ऑफ फॉली का तात्पर्य होता है मूर्खता की प्रशंसा। ठीक है, तो इन्होंने इसमें चर्च के अधिकारों और उसकी कुरीतियों के खिलाफ बात किया है। इन्होंने न्यू टेस्टामेंट का भी एक नया संस्करण जारी किया है। ठीक है, मतलब बाइबल का अनुवाद करके। तो कुल मिला के इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है इस दिशा में। आगे समझिएगा, मैंने कहा कि इरास्मस को मानवतावादियों का राजकुमार कहते हैं, जबकि पेट्रार्क को मानवतावादियों का राजा कहते हैं। जबकि पेट्रार्क को मानवतावादियों का राजा कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए जिनका नाम है ज्विंगली। ज्विंगली का मुख्य जो कार्यक्षेत्र है, यह कार्यक्षेत्र मुख्यतः स्विट्जरलैंड रहा है। और ज्विंगली ने जो धर्म सुधार के क्षेत्र में कार्य किया, जो इनके अनुयायी फॉलोअर्स हुए, वे कहलाते हैं ज्विंगलवादी। तो कभी कभी आप सुनते हैं ना, बैप्टिस्ट, काल्विनवादी, बैप्टिस्टवादी, हाँ, ज्विंगलवादी, लूथरवादी। ठीक है, हाँ, इसी तरह। तो ये एक टर्म याद रखिए, समझिएगा, ज्विंगलवादी मतलब जो ज्विंगली के फॉलोअर्स हैं वे कहलाते हैं ज्विंगलवादी। जैसे भारत में आजीवक संप्रदाय वाले, जैन संप्रदाय वाले, बौद्धिस्ट वाले, तो अलग अलग नामकरण है ना, इसी तरह नाम है ज्विंगलवादी। तो एक विचारक आ गए ज्विंगलवादी। ये क्या है? ये जो चर्च का विरोध किए। इसमें सबसे फेमस काम किसने किया? मार्टिन लूथर ने। मार्टिन लूथर जर्मन के महान व्यक्तित्व थे। मार्टिन लूथर ने चर्च के पाप मोचक पत्र जो लेटर ऑफ इंडल्जेंस था, इसका इन्होंने व्यापक विरोध किया। और लेटर ऑफ इंडल्जेंस के विरोध में इन्होंने 95 थेसिस लिखा है। 95 थेसिस नामक अपना पंपलेट जारी किया, जिसमें चर्च के अधिकारों और चर्च के जो सुप्रीमेसी है उसका व्यापक विरोध किया, चर्च की कुरीतियों को उजागर किया। इन्होंने अन्य ग्रंथ लिखा, जैसे चर्च की बेबीलोनियाई कैद कैसे, ठीक है, तो अब कैसे जो चर्च है, ठीक है, चर्च की कैद में कैसे बेबीलोनिया है, ठीक है, इसका पूरा उन्होंने खाका दिया। इन्होंने द फ्रीडम ऑफ क्रिश्चियन माइंड की बात किया कि क्रिश्चियन आदमी, ईसाई आदमी की स्वतंत्रता, एक किताब लिखा। इन्होंने जो मूवमेंट चलाया, आंदोलन चलाया
जो वैचारिक और सामाजिक सुधार के लिए आंदोलन चलाया, इस आंदोलन को कहते हैं प्रोटेस्टेंट आंदोलन। इस आंदोलन को कहते हैं प्रोटेस्टेंट मूवमेंट और इनके अनुयायी कहते हैं प्रोटेस्टेंटवादी। ठीक है, तो एक हो गए प्रोटेस्टेंटवादी, मतलब हो गए एक प्रकार से मार्टिन लूथर के अनुयायी और चर्च का विरोध करने वाले व्यक्ति कहलाए प्रोटेस्टेंट। ठीक है, ओके, और इसी पूरे विचारधारा कहा गया प्रोटेस्टेंट मूवमेंट। तो लूथर से जुड़ा हुआ है प्रोटेस्टेंट आंदोलन और प्रोटेस्टेंट मूवमेंट। ठीक, पहला समझ लीजिएगा। ज्विंगली से जुड़ा हुआ है ज्विंगलीवादी, ये हो गए। अच्छा, इसी तरह समझिएगा एक अन्य व्यक्ति हुए जो पश्चिमी यूरोप में बड़ा फेमस हुए, उनका नाम था जॉन कैल्विन या जॉन काल्विन। जो जॉन कैल्विन है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मुख्यतः समाज सुधार की बात किया और इस समाज सुधार के क्षेत्र में, ठीक है, समाज सुधार के क्षेत्र में इन्होंने चर्च का विरोध किया, जैसा कि सभी लोगों ने किया। कैल्विन ने एक अपना सिद्धांत दिया जिसे कहते हैं प्रीडिस्टिनेशन थियरी। प्रीडिस्टिनेशन थियरी, ठीक है, तो प्रीडिस्टिनेशन थियरी एक प्रकार से कह सकते हैं कि यह पूर्व नियतिवादी विचारधारा है। ये कहते हैं कि पूर्व में नियति जो भाग्य है उसके अनुरूप जो है संसार में दो तरह के व्यक्ति हुए। एक वे व्यक्ति हुए जो स्वर्गिक लोक का यूज करते हैं, दूसरे वे हुए जो नरकी होते हैं, नरक का यूज करते हैं। तो दो विचारधारा उन्होंने अपना दिया जिसे कहते हैं प्रीडिस्टिनेशन थियरी। तो एक प्रकार से नियतिवादी दृष्टिकोण समझिए मानते हैं। और इन्होंने जो विचारधारा दिया वह विचारधारा इनके नाम के साथ जुड़ गया और कहा गया काल्विनवादी। तो जो जॉन काल्विन के विचारक हैं वे कहलाते हैं काल्विनवादी, लूथर के विचारक कहलाते हैं लूथरवादी और प्रोटेस्टेंटवादी, और ज्विंगली के विचारक कहलाते हैं ज्विंगलीवादी या ज्विंगलवादी। ठीक, अब आगे समझिएगा। कैल्विनवाद की कई शाखाएं हुई आगे चल के, जो कैल्विन के विचारों के आधार पर हुई, जैसे बौद्ध धर्म के विचारों के आधार पर हीनयान, महायान, बाद में सहजयान, बाद में कालचक्रयान। तो ठीक है, तो जैसे अलग अलग विचारधारा आती है वैसे ही समझिएगा इन विचारधाराओं का भी विकास हुआ। अमेरिका में इन्हीं के एक शाखा है जो काल्विनवादी है, उसको कहते हैं बैप्टिस्ट। पूछते हैं ना, कहते हैं बैप्टिस्ट आंदोलन क्या है, बैप्टिस्ट कौन है? तो बैप्टिस्ट का मतलब होता है कि काल्विन के वे फॉलोअर्स जो अमेरिका में रहते हैं वे कहलाते हैं बैप्टिस्ट, और इसी से जुड़ा हुआ है बैप्टिस्ट मूवमेंट, बैप्टिस्ट। ठीक है, तो बैप्टिस्ट हो गए। और एक इनके और फॉलोअर हैं, उनका नाम है प्रेस्बिटेरियन और दूसरे हैं बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन एंड बैप्टिस्ट। तो इनके दो प्रमुख फॉलोअर्स का एक ग्रुप है, मान लीजिए, समझिएगा। तो कुल मिला के आप ये समझिएगा। अच्छा, इसी तरह देखिए लंदन में एक अन्य शाखा हुई जिसको कहते हैं एंग्लिकन। अमेरिका में एक शाखा हुई जिसको कहते हैं सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स। अच्छा, इसी में, ठीक है, इसी में कुछ ऐसे प्रोटेस्टेंट थे जो बहुत ज़्यादा अतिवादी थे और बहुत ज़्यादा उग्र स्वभाव के थे, उनको कहते हैं हम प्यूरिटन, उसे कहते हैं प्यूरिटन। तो प्यूरिटन कौन है? प्यूरिटन ऐसे प्रोटेस्टेंट हैं जो बहुत उग्र स्वभाव के हैं, जो बहुत उग्र स्वभाव के होते हैं। ठीक है, एक प्रकार से रेडिकल प्रोटेस्टेंट होते हैं। जो रेडिकल प्रोटेस्टेंट होते हैं उनके समूह को हम क्या कहते हैं? उनके समूह को हम कहते हैं प्यूरिटन। ठीक है, तो कुल मिला के, ठीक है, यह एक जो प्रक्रिया लगातार चली, इस प्रक्रिया के फलस्वरूप इन इतिहासकारों ने या इन विद्वानों ने लगातार इस पद्धति का विरोध किया और चर्च की कुरीतियों को उजागर करके चर्च को, ठीक है, चर्च की सत्ता और चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार, अंधविश्वास को समाप्त करने का प्रयास किया। ठीक है, तो यह आंदोलन क्या हुआ? धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं, जिसे कहते हैं आपका रिफॉर्मेशन मूवमेंट, या इसे कहते हैं आप, इसको कहते हैं प्रोटेस्टेंट मूवमेंट। ठीक है, प्रोटेस्टेंट मूवमेंट वे लोग हैं प्रोटेस्टेंट में। अब प्रोटेस्टेंट में चाहे ज्विंगली आएंगे वो भी हैं, प्रोटेस्टेंट में आपके बैप्टिस्ट भी हैं, लूथरवादी भी प्रोटेस्टेंट में हैं, प्रोटेस्टेंट में प्यूरिटन भी हैं। तो सब मिला के ये सब क्या है? प्रोटेस्टेंट है। जो लोगों ने भी चर्च में सुधार की बात किया, चर्च के रूढ़िवादिता के खिलाफ आवाज़ उठाई,
ठीक है, वे सभी कहलाते हैं प्रोटेस्टेंट। और प्रोटेस्टेंट के अलग अलग स्वरूप हैं और अलग अलग अपने नेताओं के नाम पर, ठीक है, नेताओं के नाम पे इनके अलग अलग नामकरण भी किए जाते हैं। ठीक, तो ये तो आपका हो गया प्रोटेस्टेंट आंदोलन। अब आते हैं थोड़ा सा काउंटर प्रोटेस्टेंट आंदोलन क्या है, समझिएगा। मैंने पहले चर्चा किया, ठीक है, मैंने पहले चर्चा किया कि जो प्रोटेस्टेंट आंदोलन है यह क्या है, प्रोटेस्टेंट आंदोलन मुख्यतः, ठीक है, प्रोटेस्टेंट आंदोलन मुख्यतः चर्च के विरुद्ध है, चर्च के विरुद्ध है, समझिएगा। तो चर्च का है, चर्च मूलतः क्या होता है, कैथोलिक। जो रोमन चर्च है, जो मुख्य चर्च है, उसे क्या कहते हैं, कैथोलिक चर्च। तो मुख्यतः जो प्रोटेस्टेंट आंदोलन है वे चर्च या कैथोलिक चर्च के विरुद्ध है। जब चर्च को अपनी सत्ता जाने का भय हुआ, चर्च के खिलाफ लगातार मूवमेंट चला, चर्च के खिलाफ लगातार जनमानस तैयार हुआ, तो चर्च को अपनी सत्ता बचाने के लिए, चर्च को अपनी संप्रभुता बचाए रखने के लिए चर्च में भी प्रतिक्रिया शुरू हुई। चर्च वालों ने क्या किया, अब सुधार प्रस्तावित करना शुरू कर दिया। इन लोगों ने यह कहा कि ऐसे हो सकता है हमारी सत्ता ही खत्म हो जाए, लोग विरोध कर देंगे, तो इससे अच्छा है कि थोड़ा बहुत सुधार पेश कर दिया जाए। चर्च को समाज के रूप, सरकार के रूप में आप लीजिए। जैसे देखिए किसान आंदोलन, किसान ज़्यादा परेशान करेंगे सरकार को, उसकी सत्ता का डर होगा, भय होगा। तो देखिए सरकार लगातार नए नए नियम प्रस्तावित करती है कि ठीक है एमएसपी में आपको इतना दे देंगे, ठीक है एमएसपी के साथ खुला बाजार भी रहेगा, ठीक, हम इतने में खरीदेंगे, एमएसपी नहीं समाप्त करेंगे। मतलब क्या है कि यह भी अपनी सत्ता को बचाने का लगातार प्रयास करेगा, सरकार भी तब, ताकि आपका मूवमेंट ज़्यादा बढ़ने न पाए। तो आपके मूवमेंट को या प्रोटेस्टेंट आंदोलन, जो सुधार आंदोलन है, इसको कहते हैं प्रोटेस्टेंट आंदोलन। इस आंदोलन की प्रक्रिया और इस आंदोलन की गति को दबाने के लिए, उसको अवरुद्ध करने के लिए कैथोलिक चर्च ने अपने में कुछ परिवर्तन और सुधार प्रस्तावित किया कि हम यह परिवर्तन और सुधार करेंगे। इस प्रक्रिया को कहते हैं काउंटर रिफॉर्मेशन मूवमेंट। इसको कहते हैं काउंटर रिफॉर्मेशन मूवमेंट। और यह काउंटर रिफॉर्मेशन मूवमेंट चूँकि कहाँ से शुरू, किसके द्वारा किया गया, चर्च के द्वारा। तो चर्च का मुख्य केंद्र कौन है, कैथोलिक चर्च। इसीलिए इसे हम कैथोलिक रिफॉर्मेशन मूवमेंट भी कहते हैं। इसीलिए हम इसको कैथोलिक रिफॉर्मेशन मूवमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक प्रकार समझिएगा कि यह हो गया आपका कैथोलिक रिफॉर्मेशन मूवमेंट या प्रतिधर्म सुधार आंदोलन। ठीक है, इसको बोलते हैं काउंटर रिफॉर्मेशन मूवमेंट। ये क्या है, इसके माध्यम से चर्च ने कुछ नए नए नियम कानून प्रस्तावित करना शुरू कर दिया ताकि आप लोग हमारा विरोध न कीजिए और आप लोग शांत रह जाइए, आप लोग शांत हो जाइए। ठीक है, इसके लिए चर्च ने कुछ सुधार प्रस्तावित किया। चर्च ने कहा कि ठीक है हम अपने आप में कुछ सुधार करेंगे। चर्च ने कहा कि हम चर्च में कुछ अपेक्षित सुधार करेंगे, कुछ व्यवस्थाओं को बदलेंगे। हाँ, जैसे लेटर ऑफ इंडल्जेंस आदि को हम आदि में सुधार करेंगे। तो चर्च ने अनेक सुधार प्रस्तावित किया और उस सुधारों के लिए कहा कि इसके लिए एक न्यायालय बनाया जाएगा, जो न्यायालय इन सुधारों को लागू करने का काम करेगा और इसको देखेगा कि कितना लागू हुआ है। तो इसको कहते हैं एक धार्मिक न्यायालय। तो चर्च ने जो अपने में सुधार प्रस्तावित किया, चर्च द्वारा प्रस्तावित सुधारों की प्रक्रिया को कहते हैं प्रतिधर्म सुधार आंदोलन। इसमें चर्च ने अनेक सुधार किए। तो अपने में अनेक सुधार प्रस्तावित किया, चर्च ने अपने आप में अनेक सुधार प्रस्तावित किया। इन सुधारों में कहा कि हम एक धार्मिक न्यायालय बनाएंगे जो नियम कानून आदि को लागू करेगा, जो सामाजिक विषमता को देखेगा। ठीक है, इसे कहा गया इनक्विजिशन। इस न्यायालय को कहा गया इनक्विजिशन। ठीक है, यह न्यायालय है आपका इनक्विजिशन। तो एक प्रकार से इनक्विजिशन नाम से एक न्यायालय बनाया गया, इनक्विजिशन। ये क्या है, यह धार्मिक न्यायालय बनाया गया। साथ ही साथ और क्या कहा गया, इसमें और कहा गया कि इसमें
जो धार्मिक सुधार आंदोलन प्रगति धर्म सुधार आंदोलन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए जिनका नाम था इग्नेसस लोयोला। इग्नेसस लोयोला, इन्होंने क्या किया, इग्नेशियस लोयोला ने इसके लिए एक कमेटी बनाई, एक अपना संगठन बनाया जिसे कहते हैं सोसाइटी ऑफ जीसस, जिसे कहते हैं सोसाइटी ऑफ जीसस। तो यह हो गया सोसाइटी ऑफ जीसस। ये किसका संगठन था? यह संगठन था इग्नेशियस लोयोला का। इग्नेशियस लोयोला का संगठन बनाया गया सोसाइटी ऑफ जीसस, और इस सोसाइटी के सदस्यों को कहते थे जेसुइट्स। जेसुइट, इसको कहते हैं हम जेसुइट। ठीक है, तो जेसुइट जो हो गए ये आपके यह कहलाए। इसी तहत समझिएगा जो यह आंदोलन काफ़ी दिन तक चला, मुख्यतः 15वीं 16वीं शताब्दी में चला। यह आंदोलन बाद में चल के इसी आंदोलन के फलस्वरूप एक लंबे समय तक संघर्ष चलता है जिसे कहते हैं 30 वर्षीय युद्ध। ठीक है, तो समझिएगा, तो यह जो सुधार हो गया, अब समझिएगा इन सुधारों के फलस्वरूप जो निष्कर्ष निकल के आया हम उसकी चर्चा भी करते हैं। ये सुधार हुए और संगठन आए, इसके बाद निष्कर्ष आते हैं। कुल मिला के कैथोलिक मूवमेंट एंड काउंटर रिफॉर्मेशन मूवमेंट, ठीक है, इन दोनों मूवमेंट के फलस्वरूप जो धर्म सुधार और प्रति धर्म सुधार आंदोलन था, इसके फलस्वरूप यूरोपीय इतिहास में एक लंबा समय रहा है संघर्ष का। यह संघर्ष सबसे ज़्यादा समय तक रहता है, जो 30 वर्षीय संघर्ष के रूप में जाना जाता है। 30 वर्षीय संघर्ष के रूप में जाना जाता है। यह संघर्ष 1618 से लेकर 1648 तक चलता है, जो बाद में चलकर 48 में वेस्टफेलिया की संधि से समाप्त होता है। वेस्टफेलिया की संधि, ठीक, वेस्टफेलिया की संधि के साथ समाप्त होता है। वेस्टफेलिया की संधि का यूरोपीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए वेस्टफेलिया की संधि से एक तो यह संघर्ष समाप्त हुआ, जो क्रूसेड, जो धर्म युद्ध था, यह समाप्त हुआ, सबसे बड़ी बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि विश्व इतिहास में जो शक्ति संतुलन का सिद्धांत है, जिसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर, विश्व इतिहास में जो शक्ति संतुलन का सिद्धांत है जिसे कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर, जिसे आधुनिक पॉलिटिकल हिस्ट्री में अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर ने दिया है। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पावर की थ्योरी किसने दिया है? अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर ने दिया है। आधुनिक समय में इसे कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन का सिद्धांत। आपके टर्मिनोलॉजी में है, याद रखिएगा, अगर आप नेट जेआरएफ का टर्मिनोलॉजी देखिएगा तो उसमें लिखा होगा बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन, यही है। तो बैलेंस ऑफ पावर जो है, जिसे आधुनिक अर्थों में आइजनहावर की विचारधारा में देखा जाता है, यह विचारधारा, इस विचारधारा का सबसे पहली बार बीजारोपण विश्व इतिहास में इसी वेस्टफेलिया की संधि में हुआ है। तो वेस्टफेलिया की संधि में पहली बार विश्व इतिहास में बैलेंस ऑफ पावर का बीजारोपण ओरिजिनेशन हुआ है। इसका पहली बार प्रस्फुटन और इसका पहली बार बीजारोपण होता है। बैलेंस ऑफ पावर है क्या? बैलेंस ऑफ पावर मुख्यतः एक राजनीतिक अवधारणा है। इसका तात्पर्य होता है कि साम्राज्यवादी दौर के अंतर्गत या साम्राज्यवादी विचारधारा के अंतर्गत यह एक ऐसी विचारधारा है जो न तो अपने शत्रु पक्ष को अधिक मजबूत होने देती है और न तो अपने मित्र पक्ष को अधिक मजबूत होने देती है। ठीक है, यह अवधारणा न तो शत्रु पक्ष को अधिक मजबूत किया जाए और न तो अपने मित्र पक्ष को अधिक मजबूत किया जाए, दोनों के बीच में समन्वय रखना, दोनों के बीच में, ठीक है, सामंजस्य बनाए रखने की पद्धति को ही हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर। न तो दुश्मन आपका बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सके, उसको लगातार कमज़ोर करते रहना, और अपने मित्र को भी बहुत ज़्यादा आगे न बढ़ने देना, इसी पद्धति को कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर। और वर्तमान विश्व इतिहास में हर देश बैलेंस ऑफ पावर पर ही काम कर रहा है। जैसे फॉर इंस्टेंस देखिए, फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे कि अमेरिका बैलेंस ऑफ पावर के तहत चाइना को मजबूत नहीं होने दे रहा है,
ठीक है। और चाइना के लिए भारत को यूज कर रहा है, लेकिन भारत को भी पूरी तरह चाहता है मजबूत न होने पाए, लेकिन भारत इतना मजबूत रहे कि चाइना को परेशान करता रहे, ठीक है। चाइना बैलेंस ऑफ पावर के रूप में वो चाहता है भारत न बढ़ने पाए, उसका शत्रु है। इसके लिए क्या करता है, लगातार पाकिस्तान को संरक्षण देता है। भारत चाइना को कमज़ोर करने के लिए दक्षिण पूर्वी एशियाई नीति अपना देखता है, लुक ईस्ट पॉलिसी को अपना देख रहा है, भूटान का समर्थन कर रहा है। भूटान के लिए देखिए अभी डोकलाम विवाद कर लिया इतना बड़ा, हाँ ठीक है। नेपाल पे अधिकार की बात कर रहा है। इसी तरह अमेरिका देखिए उत्तर कोरिया को मजबूत न होने हो इसके लिए दक्षिण कोरिया पे लगातार संरक्षण बनाया हुआ है। तो कुल मिला के यह क्या है, यह थियोरी जो है दैट इज़ द बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है। तो इस आंदोलन के फलस्वरूप एक निष्कर्ष के रूप में बैलेंस ऑफ पावर विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण देन के रूप में माना जाता है। तो कुल मिला के जो क्रूसेड था या धर्मयुद्ध की अवधारणा थी, काफ़ी लंबे समय के बाद जाके समाप्त होती है। यहाँ पे एक शब्द और बताएंगे समझिएगा। जब आधुनिक काल में यूरोपीय औपनिवेशिकवाद का विकास हुआ, जो यूरोपियन कोलोनिज्म का विकास हुआ, यूरोप वालों ने जहाँ जहाँ पे जाके भौगोलिक खोज आदि के माध्यम से अपने उपनिवेश और साम्राज्य बनाए, जब वहाँ पे उन्होंने इतिहास लेखन किया जिसे कहते हैं इम्पलिस्टिक व्यू ऑफ हिस्ट्री, जिसे कहते हैं पैक्स ब्रिटानिका की अवधारणा। इस हिस्टोग्राफी में अगर आप देखते होंगे, इन लोगों ने अन्य देशों भारत सहित एशियाई देशों का शासन प्रशासन मुख्यतः धर्म केंद्रित माना है, धर्म प्रभावित माना है, थियोक्रेटिक मान के सभ्यता संस्कृति का पूरा श्रेय स्वयं ले लिया है। यह बताया कि भारत जैसे देश तो धर्म प्रधान देश हैं, दर्शन प्रधान देश हैं, आध्यात्मिक देश हैं, ये शासन प्रशासन क्या जाने, इनका शासन प्रशासन तो धर्म के द्वारा गवर्न होता है। लेकिन सोचिए कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा धार्मिक आंदोलन खुद इनके हुआ है। जो क्रूसेड है, धर्मयुद्ध और चर्च के खिलाफ इतनी बड़ी प्रक्रिया, ठीक है, और इतनी बड़ी प्रतिक्रिया खुद इनके खिलाफ हो रही है, और ये लोग विश्व का इतिहास लिख रहे हैं और दूसरों को कह रहे हैं कि आप धर्म केंद्रित हैं, धर्म शासित हैं, और शासन प्रशासन विशुद्ध जो है वह यूरोप की देन है, वो हमारे यहाँ है, ठीक है। इसीलिए सबल्टन व्यू हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री वाले कहते हैं कि नॉलेज इज पावर। जो पावरफुल लोग हैं, अभिजात्य वर्गीय हैं, पूंजीपति वर्ग हैं, ये लोग क्या कि जिनके पास नॉलेज था, इनके पास पूंजी था, ये लोग पूरे विश्व का इतिहास अपने अनुसार लिख दिए, जहाँ जिसको चाहे उसको गिरा दिए, जहाँ जिसको चाहे उसको महिमा मंडित कर दिए। यह इतिहास लेखन की एक बहुत बड़ी विडंबना है कि जिसके खिलाफ पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा धार्मिक आंदोलन हुआ और सबसे बड़ा धर्म सुधार आंदोलन हुआ, और वह व्यक्ति जाके कह रहा है, ठीक है, जिसके चर्च के खिलाफ इतनी बड़ी सुधार आंदोलन चला, वह व्यक्ति विश्व का इतिहास लिख रहा है और कह रहा है कि हमारे यहाँ ही शासन प्रशासन है और विश्व के अन्य देश जो है धर्म केंद्रित शासन प्रशासन में हैं, ठीक है। तो यह इनकी महत्वपूर्ण विचारधारा रही है।